नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ई पाठशाला के YouTube चैनल पर स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस का अध्ययन कर रहे थे और हमारी फिजिक्स की 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज से हम केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की क्लासें शुरू करने जा रहे हैं। फिजिक्स की जो क्लास है वो हमारे नियमित चलती रहेगी, लेकिन आज से हम रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री की शुरुआत भी कर रहे हैं। तो थोड़ा समझते हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति है, केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई भाई। तो एक मिस्र देश, आपने मिस्र देश का नाम तो सुने होगा। मिस्र देश के कीमिया, मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया, मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, जिसका अर्थ हिंदी में होता है काला रंग। काला रंग। बात समझ में आ गई क्या कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग होता है। और इसी कारण जो रसायन विज्ञान के अध्ययन को, इसी कारण रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, केमिटेकिंग, केमिटेकिंग कहा जाता है। बात समझ में आ गई क्या कि भाई केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति आपके कीमिया शब्द से हुई है, इस कारण रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के अध्ययन को केमिटेकिंग भी कहा जाता है। ये शब्द आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब चलो, अगर आपको केमिस्ट्री, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक पूछ रहे, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक पूछ ले, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री पूछ ले तो क्या उत्तर होगा भाई आपका। तो आप सबको पता है, एक शब्द आता है आंटोइन, आंटोइन लेवोसियर, लेवोसियर, आंटोइन लेवोसियर। ये आपको नाम याद रखना है। जो ये जो लेवोसियर है, इसका इंग्लिश वर्जन है लेवोसियर, जबकि कुछ लोग हिंदी में इसका जो वर्जन, हिंदी में इसका जो वर्जन है लेवो, ये से ही भी पढ़ते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पढ़ते हैं लेवोसिए, लेवोसिए। बात समझ में आ गई क्या। आपको सिर्फ लेवोसिए ध्यान रखना है, और इसके ये जो हिंदी में नेम है लेवोसी, लेवो ये से और लेवोसिए, जबकि इसका इंग्लिश वर्जन थोड़ा ज्यादातर एग्जाम में आता है, आपको ऑप्शन से पता चलेगा आंटोन लेवोसियर। अब बड़ा क्वेश्चन है कि आंटोन लेवोसियर को ही आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है। क्योंकि आंटोन लेवोसियर ने सन 1789 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। और केमिस्ट इस नियम की सहायता से केमिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण खोजें सिद्ध हुई। इस कारण इसको आपके आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाने लगा। अब बड़ा क्वेश्चन कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जो अभिकारकों और उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान है हमेशा समान रहता है। मतलब द्रव्यमान को ना ही तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। द्रव्यमान जितना है वो पूरा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, सेव रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम आगे हम डिस्कस कर लेंगे, यहाँ तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमें अब रसायन विज्ञान की परिभाषा देखनी, क्या देखनी है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की परिभाषा थोड़ा समझना। क्या इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन इसकी क्या पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान जो आपकी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की क्या पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। थोड़ा समझना, केमिस्ट्री में एक शब्द आपने सुना होगा पदार्थ। ये इसका हम इसी पहले टॉपिक, हमारा जो पहला टॉपिक है पदार्थ ही होगा, लेकिन आपको समझना पदार्थ, पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैटर। तो थोड़ा समझना, केमिस्ट्री की परिभाषा में बता रहा हूं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ द्रव्यों के गुणों मतलब प्रॉपर्टीज, पदार्थ का संगठन का मतलब वो किस किस से मिलके बना है,
जो पदार्थ है उसका निर्माण किन किन चीजों से मिलकर बना उसको बोलते हैं संगठन, कंपोजिशन, कंपोजिशन। ठीक है, उसकी संरचना, जो हम पदार्थ ले रहे हैं उसकी संरचना क्या है, समचतुष्फलक क्या है या पिरामिड है या त्रिकोण है, जो भी है उसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, और उस पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, मतलब जो चेंजेज होते हैं। जैसे आपके कोई ठोस पदार्थ है, वो द्रव में चेंज हो गया, द्रव वापस गैस में चेंज हो गया, परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा। इन परिवर्तनों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री कहते हैं। बात समझ लेना कि जो पदार्थ है, द्रव्य, जिसे द्रव्य भी बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। अगर हम उसके गुणों की बात करें, गुण मतलब आपके भौतिक और रासायनिक दोनों, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों, ठीक है। और संगठन मतलब वो किस किस से मिलके बना है, और संरचना, वो उसकी संरचना कैसी होगी और उसमें कौन कौन से परिवर्तन होगा, इन सब का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो एक बार आपको अगर नोट करने इसकी परिभाषा तो मैं बोल देता हूँ। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ अर्थात द्रव्य के गुणों, उसके संगठनों, उसकी संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे हम केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान कहते हैं। चलो यहाँ तक जो हमने अभी रसायन विज्ञान की जो परिभाषा, डेफिनेशन या इसके शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये जो हमने पढ़ा, ये केमिस्ट्री का प्रारंभिक भाग है। आज का जो हमारा टॉपिक है अब हम शुरू करने जा रहे हैं। चलो अब हम हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्या टॉपिक होगा भाई? पदार्थ, पदार्थ, द्रव्य। पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। इसकी परिभाषा समझते हैं। पदार्थ द्रव्य होता क्या है, तो मैं थोड़ा समझना कि संसार की प्रत्येक वह वस्तु, संसार की प्रत्येक वह वस्तु, प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती हो, जो स्थान घेरती हो और जिसका कुछ भार हो, जिसका कुछ भार हो, जिसका कुछ भार हो, वो क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। बात समझ में आ जानी चाहिए आपको कि संसार की प्रत्येक वो वस्तु जो कुछ स्थान घेरती हो और जिसका कुछ भार हो वो क्या कहलाती है, पदार्थ। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर है, ये इसको हम रखें तो ये स्थान घेरेगा और इसका खुद का क्या भार है, तो ये एक प्रकार का पदार्थ हो गया, द्रव्य हो गया, मैटर हो गया। इसकी परिभाषा आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप नोट कर सकते हैं कि संसार की प्रत्येक वो वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है और जिसका कुछ भार होता है वो क्या कहलाती है, पदार्थ, द्रव्य, मैटर कहलाती है। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। तो थोड़ा समझना, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है, 5 होती। कौन कौन सी आप सबको पता है? ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी हमारी प्लाज्मा और पांचवी बीईसी, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। ठीक है, अब थोड़ा समझना, ठोस को हम इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिड, द्रव को हम बोलते हैं लिक्विड, गैस को हम गैस ही बोलते हैं, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो हम बोलते हैं कि किसी भी पदार्थ, द्रव की जो भौतिक अवस्था है वो कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इंग्लिश में बोले तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। बात समझ में आ गई क्या? इसमें से जो तीन अवस्थाएं कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों क्या है, मूल अवस्थाएं। कौन सी है भाई? मूल अवस्थाएं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि पदार्थ या द्रव की मूल अवस्थाएं कितनी है तो क्या उत्तर आएगा? 3। और अगर ऐसा पूछ ले कि पदार्थ या आपके द्रव की भौतिक अवस्थाएं कितनी, तो कितनी है? 5 है। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई तो अभी हम ठोस, द्रव और गैस के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्लाज्मा और बीईसी को पढ़ेंगे। लिक्विड और गैस के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। तो दोस्तों
ज्यादातर जो टीचर है वो ठोस द्रव गैस के बारे में एक एक लाइन बोल के फ्री कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। ठोस द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और आपके गैस के मध्य जो डिफरेंस है उसको समझना। तो थोड़ा समझते हैं हम कैसे पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे ठोस लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, ठोस लिखूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, द्रव लिखूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, गैस लिखूंगा। यहाँ पे मेरा सॉलिड, यहाँ पे मेरा लिक्विड, और यहाँ पे मेरी गैस, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनके गुण लिखूंगा, इनके क्या क्या गुण हो सकते हैं, और हम गुणों, इनके जितने भी गुण है इन तीनों के मध्य क्या करेंगे, डिफरेंस बताने का प्रयास करेंगे। चलो समझते हैं। तो हमें पता है कि जो ठोस है उसमें कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। कण क्या होता है भाई, पास पास होता है। बहुत ही पास पास होता है कि नहीं होता है? बात समझ में आ रही है क्या? ठोसों में कण क्या होते हैं, पास पास, जबकि द्रव और लिक्विड में कण थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। जबकि हमारी जो गैस है उसमें कण बहुत ही दूर दूर होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? हम बात करें कि ठोसों में कण पास पास होते हैं, द्रव में कण थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैसों में कण बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो पहला हमारा गुण आएगा कण। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ठोसों में जो कण है, ठोसों में जो कण है वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। जबकि आपके द्रव में जो कण है वो थोड़े दूर दूर, थोड़े दूर दूर, शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूं। और जबकि गैस में जो कण है बहुत ही दूर दूर, बहुत ही दूर दूर होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? बहुत ही दूर दूर होते हैं। यहाँ पे हमने कणों के बारे में डिस्कस किया। दूसरा हमारा है आकार। दूसरा हमारा क्या है, आकार। तो थोड़ा समझते हैं आकार के बारे में, साइज के बारे में। तो हमें पता है जैसे ये हमारा डस्टर है, ये सॉलिड है, तो इसका आकार निश्चित है। चाहे मैं इसको एक बाल्टी में रखूं या किसी बोतल में रखूं, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है, आकार है, वो समान रहेगा। इसका मतलब हम कहते हैं जितने भी ठोस है, जितने भी ठोस है उनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? जितने भी ठोस होते हैं उनका आकार निश्चित होता है। चाहे आप उसको किसी शेप, किसी भी बर्तन में डालो, किसी आकार के बर्तन डालो, उसका आकार हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। जबकि द्रव को अगर हम एक लोटे में डाल दें तो उस लोटे का रूप ले लेगा, और बाल्टी में डाले तो उस बाल्टी का रूप। अर्थात जो द्रव है, द्रव को हम जिस पात्र में डालते हैं वो उसी का आकार धारण कर लेता है। इसका मतलब हम कहते हैं कि द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं गैस का आकार कैसा होता है। एक गैस है, पूरे कमरे में पहले फैली हुई थी और उसको हमने इकट्ठा करके एक सिलेंडर में भर दिया। इसका मतलब हम पूरी गैस को एक छोटे बर्तन में भर सकते हैं, तो उसका भी आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। कैसा होगा भाई, अनिश्चित होगा। यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या कि भाई ठोसों का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, और द्रव और गैसों का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्योंकि द्रव और गैसों को हम किसी भी बर्तन में डालें तो वो उसी का रूप धारण कर लेंगे। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें आयतन की, आयतन का मतलब होता है कोई भी वस्तु कितना स्थान घेरेगी। सीधी सीधी सी बात है। आयतन का अर्थ क्या होता है, कोई भी वस्तु कितना स्थान घेरेगी। जैसे मैं इस मार्कर को एक बाल्टी में रखूं तो भी इतने स्थान घेरेगी, और जमीन पर रखूं तो भी इतने स्थान घेरेगी। क्योंकि इसका जो आकार है, जो इसका आयतन है वो क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो हम बोलते हैं कि ठोसों का आयतन क्या होता है, निश्चित, क्योंकि वो जितना स्थान घेरते उसका फिक्स स्थान होता है। ठीक है। चलो हम बोलते हैं द्रव। ऐसे समझ लो कि मैंने पहले एक गिलास, जो फर्श है उस पे एक गिलास द्रव लिक्विड गिरा दिया, तो वो जितना स्थान घेरेगा, जितना मैंने पानी गिराया उतने वो स्थान घेरेगा। और मैं अगर बाल्टी गिराऊं तो वो ज्यादा स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं पदार्थ की मात्रा बढ़ूंगा, जैसे जैसे हो सकता है उसका वो ज्यादा स्थान गिरे। लेकिन ऐसे तो नहीं, मैंने एक गिलास गिराई और वो पूरे कमरे में फैल गई। जब मैं पूरी बाल्टी गिरूंगा तो पदार्थ की मात्रा बदलने पर आयतन बढ़ेगा, लेकिन जो वो आयतन घेरता है वो फिक्स ही होता है द्रव का। चीज समझ में आ रही? ऐसा समझ लो भाई कि हमने 1 लीटर पानी बोतल में डाल दिया, और उसी 1 लीटर पानी को किस में डाल दिया, एक बड़ी बाल्टी में डाल दिया। तो क्या वो 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा? नहीं होगा।
हो सकता है पहले वो बोतल के आकार में था, वापस बाल्टी में डालने पर बाल्टी का आकार ले लिया, लेकिन उसका आयतन हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। वो 1-1 लीटर का है तो 1-1 लीटर का ही रहेगा। इसका मतलब हम बोलते हैं कि जो हमारे द्रव का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। बात समझ में आ गई क्या? अब समझते हैं गैस का आयतन क्या होगा। तो गैस को पहले एक कमरे में थी तो उसने पूरे कमरे को गिरा, उसका मतलब उसका आयतन ज्यादा था, और हमने उसको दबाकर संपीड़ित करके छोटे से सिलेंडर में भर दिया तो उसका आयतन क्या हो गया, कम हो गया। अब उसने स्थान क्या गिरा, कम गिरा। इसका मतलब गैसों का आयतन क्या होगा, अनिश्चित होगा। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ गई क्या? तो यहां से अच्छे क्वेश्चन की पदार्थ की वो कौन सी अवस्था है जिसका आकार और आयतन निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित, उत्तर आएगा ठोस। तो अगला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पदार्थ की वो कौन सी अवस्था है जिसके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, तो उत्तर क्या आएगा, गैस। बात समझ में आ गई। और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि पदार्थ की वो कौन सी अवस्था है जिसका आकार तो अनिश्चित परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, तो उत्तर क्या आएगा, द्रव आ गया। बात समझ में आ गई। ये मैंने 3 गुण बताए, कण, आकार और आयतन, तीनों गुण समझ में आ गए। अगला गुण है आपके अंतराणिक आकर्षण बल। अंतराणिक आकर्षण बल, अंतराणिक आकर्षण बल। तो सीधी सी बात, अंतर मतलब मध्य, आणिक मतलब अणुओं के मध्य लगने वाला बल, आकर्षण बल लगने वाला आकर्षण बल। देखो अंतरा का मतलब होता है मध्य, अंतर प्लस आणिक, आणिक मतलब अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा, अंतरा आणिक आकर्षण बल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो हमें पता है ठोसों में कण पास पास है, इस कारण उन कणों के मध्य कोई आकर्षण बल प्रबल रूप से लग रहा है जिससे वो बहुत ही पास पास है। समझ में आ रहा है क्या? ठोसों में कण क्या होते हैं, पास पास। इसका मतलब है कि उसके मध्य बहुत ही प्रबल कोई आकर्षण बल लग रहा है जिस कारण वो एक दूसरे के क्या है, पास है। हम बोलते हैं कि ठोसों में अंतरा आणविक आकर्षण बल मतलब अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल होता है। इस कारण ठोस के कण बहुत ही पास पास होते हैं। बात समझ में आ गई। अगर हम गैस की बात करें कि गैसों में अंतराणिक आकर्षण बल कैसा लगेगा, तो हमें पता है कि गैसों में कण बहुत ही दूर दूर है। इसका मतलब उन कणों के मध्य कोई भी आकर्षण बल नहीं लग रहा है जिस कारण वो दूर दूर फैले हुए, अर्थात उनके जो गैस के कणों के मध्य लगने वाला अंतराणिक आकर्षण बल क्या होगा, ना के बराबर होगा, नगण्य होगा। इसके कारण उसके कणों के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं लगेगा और वो दूर दूर रहेंगे। बात समझ में आ गई। और अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव के कण थोड़े दूर दूर हैं, इसका मतलब द्रव इन दोनों के बीच वाली स्थिति है। तो ठोसों से तो क्या होगा, कम होगा। ठोसों से क्या होगा, कम होगा। सॉलिड से हमेशा क्या होगा, कम होगा। तथा आपके गैसों से क्या होगा, अधिक होगा, गैसों से अधिक। यहां पे बात समझ में आ गई क्या? यहां पे बात समझ में आ गई क्या? हमने चौथे गुण की बात कर ली कि जो आपके किसी पदार्थ की जो 3 मूल अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनके मध्य जो डिफरेंस कैसे, तो हमने 4 गुणों के बारे में डिस्कस कर लिया, कण, आकार, आयतन और अंतराणिक आकर्षण बल, और इन चारों के बारे में डिस्कस कर लिया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम 5वां गुण लेते हैं। अगला गुण हम लेंगे घनत्व। क्या लेंगे भाई, घनत्व। और घनत्व का जो टॉपिक है, अगर हम घनत्व को लेकर इन तीनों के बारे में डिफरेंस पता करें तो हमें घनत्व का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक बार जो ऊपर वाले चीजें हैं वो मैं इसको साफ कर रहा हूं क्योंकि हमें आगे का मैटर पढ़ना है, तो आगे लिए जगह चाहिए। ये वाली चीजें मैं हटा रहा हूं अभी। तो चलिए देखिए, हमें पता है कि घनत्व का जो फॉर्मूला है, घनत्व का जो फॉर्मूला है वो क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। चलो ये यहाँ पे हमारा आयतन था, और आयतन क्या होता है, ठोसों का निश्चित। ये मैं लिख लेता हूं, एक बार काम आने वाला हमारा। यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो जो घनत्व का फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब थोड़ा समझना, जो भी हम पदार्थ लेते हैं उसकी मात्रा तो भी निश्चित होगी, उसका मतलब उसका द्रव्यमान तो क्या हो गया, फिक्स। द्रव्यमान तो क्या हो गया, ये फिक्स हो गया, निश्चित हो गया, नियत हो गया।
और अगर ये नियत है तो इसका इसके साथ क्या संबंध है, इसका इसके साथ क्या है, वित्तकर्मानुपाती संबंध है कि नहीं भाई, वित्तकर्मानुपाती, इसके साथ वित्तकर्मानुपाती संबंध है कि नहीं। इसका मतलब जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है क्या। जो भी हम पदार्थ लेंगे, जो भी पदार्थ लेंगे उसकी मात्रा नियत होगी, अर्थात उसका द्रव्यमान तो क्या हो गया, फिक्स नियत हो गया। तब ये चीज हमारी नियत है, उसका इसके साथ संबंध क्या होगा, वित्तकर्मानुपाती। इसका मतलब जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। चलो इसको समझते हैं। हमें पता है कि गैस है वो बहुत ही ज्यादा स्थान घेरती है और पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा आयतन घेरती है और इसका मतलब गैसों का आयतन क्या है, सबसे ज्यादा है, तो उनका घनत्व क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ गई क्या। तो हम बोलते हैं कि गैसों का घनत्व क्या है, नगण्य है, ना के बराबर है, ना के बराबर है। और हम घनत्व को ऐसे भी समझते हैं, घनत्व का अर्थ होता है घना। तो गैसों में कहाँ घना है, गैसों में तो घनी कोई चीज है ही नहीं, उसके कण तो बहुत दूर दूर है। घने का मतलब पास पास होना, तो गैसों में तो कण बहुत ही दूर दूर है ना, तो उनमें तो घनत्व शब्द ही नहीं आता, घनी कोई चीज ही नहीं है, तो उनका घनत्व क्या होगा, नगण्य। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका घनत्व क्या होगा, कम। तो गैसों का आयतन तो बहुत ही ज्यादा होता है भाई, गैस तो खूब सारा स्थान घेरता है। अगर हम किसी छोटे से सिलेंडर को पूरे कमरे में फैला दो, पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो उनका घनत्व बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, सॉरी आयतन बहुत ही ज्यादा होगा। आयतन ज्यादा हो फिर क्या जाएगा, इसका घनत्व क्या जाएगा, कम। तो हमें ये पता चल गया कि गैसों का घनत्व क्या होता है, ना के बराबर। तो अब थोड़ा समझते हैं, आयतन सबसे कम किसका होगा, सबसे कम स्थान कौन घेरेगा, तो सबसे कम स्थान कौन घेरेगा, ठोस से घेरेंगे। हम एक छोटे से बॉक्स को रखते हैं, छोटे से बॉक्स तो जितना उसका आकार है उतना ही स्थान घेरेगा, तो उसका आयतन कम होगा कि नहीं होगा। जबकि उसी के जगह उतने ही पदार्थ का हम लिक्विड ले ले और हम उसको गिरे तो उससे ज्यादा स्थान गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो सबसे कम आयतन किसका होता है, सबसे कम आयतन किसका होता है भाई, सबसे कम आयतन होगा हमारे ठोसों का। और आयतन कम होगा तो उनका घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। तो हमसे सबसे प्रबल घनत्व किसका होगा, सबसे उच्च घनत्व किसका होगा, ठोसों का होगा। और ऐसे भी समझते हैं घनत्व का अर्थ है घना, पास पास, और ठोसों में कण पास पास होते हैं, वो बहुत ही घने हैं, बहुत ही घने घने। आपने नहीं सुना सघन वन, जिसमें पेड़ वृक्ष है वो बहुत ही पास पास होते हैं, वहीं से आप समझ सकते हैं घनत्व का मतलब घना होना। तो सबसे ज्यादा घने कौन है, ठोस है। गैस में तो कण बहुत ही दूर दूर, वो तो घने है ही नहीं, उनका घनत्व तो नगण्य है। और गैसों का सॉरी ठोसों का घनत्व क्या, प्रबल और उच्च है। और ये हमारा बीच वाला कौन भाई, ध्रुव। ठोसों से तो घनत्व क्या होगा, ठोसों से घनत्व कम तथा गैसों से क्या होगा, अधिक। गैसों से क्या होगा, अधिक होगा। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या। चलो ये हमने 5 गुण डिस्कस कर लिए, अगला हम गुण पढ़ते हैं। ये पांचों समझ में आ गए ना। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, अच्छी तरह इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, फिर अच्छा समझ में आएगा। और जो एक्सप्लेन क्या है उसको याद रखना, उसको समझना है, तब ये चीजें आपके मस्तिष्क में सीधी बैठ जाएगी। हमारे 5 गुण हो गए, सिर्फ 2 गुण बचे, और 2 गुण इतने अच्छे हैं उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है भाई। अगले 2 गुण बहुत ही अच्छे गुण है ठोस द्रव गैस के, सॉलिड लिक्विड गैस। चलो अगला एक गुण आता है संपीड्यता। संपीड्यता, इसका आपको सीधा समझना है दबाना, किसी भी चीज को हम कितना दबा सकते हैं। तो हमें पता है हम ठोस द्रव और गैस के बीच पढ़ रहे हैं, ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव और गैस के बीच डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तो संपीडितता के आधार पर, संपीडितता मतलब दबाना, तो हमें पता है सबसे ज्यादा हम किसको दबा सकते हैं, तो गैस को दबा सकते हैं, क्योंकि गैस को दबाकर हम सिलेंडरों में भर सकते हैं। इसका मतलब हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा संपीडितता का गुण किसमें पाया जाता है, आपके गैसों में पाया जाता है, क्योंकि गैसों को दबाकर किसी बर्तन में इकट्ठा किया जा सकता है। तो गैसों में जो संपीडितता गुण क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही प्रबल होता है।
बात समझ में आ गई क्या? जबकि हम किसी ठोस को दबा नहीं सकते, किसी भी ठोस को हम दबा नहीं सकते, उसको संपीड़ित नहीं कर सकते। इसका मतलब ठोसों में संपीड़ितता का गुण है वो नगण्य ना के बराबर होता है, नगण्य ना के बराबर होता है। बिल्कुल भी हम ठोसों को दबा सकते हैं क्या? संपीड़ित नहीं कर सकते। इस कारण का जो नगण्य और द्रवों को हो सकता हम दबा सकते, थोड़ा बहुत दबा दे, लेकिन गैसों के जितना हम दबा नहीं सकते। तो ये बीच वाला होगा। बीच वाला क्या होगा? ठोसों सॉरी गैसों से तो कम, गैसों से तो कम एवं ठोसों से अधिक होगा संपीड़ित गुण द्रवों में। द्रवों में संपीड़ितता का गुण है वो गैसों से तो क्या होगा? कम, लेकिन ठोसों से क्या होगा? अधिक। ये बीच वाला होगा। अगला गुण है विसरण। अगला गुण क्या है? विसरण। और विसरण का मतलब होता है फैलना। विसरण का मतलब क्या होता है? फैलना। विसरण का मतलब क्या होता है? फैलना। और हमें पता है सबसे ज्यादा कौन फैलता है? गैस से फैलती है भाई, सीधी सीधी सी बात है। सबसे ज्यादा कौन फैलता है? गैस से फैलती है। ठोस फैलते हैं क्या? ठोस नहीं फैलते हैं, ठोस अपनी जगह ही रहते हैं। तो थोड़ा समझना कि सबसे ज्यादा विसरण किसका होता है? गैसों का। तो जो गैसों का विसरण है वो क्या होता है? उच्च होता है, प्रबल होता है, या वो हो सकता है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। और ठोसों को बिल्कुल भी फैलाया नहीं जा सकता। इस कारण हम क्या बोलेंगे? इनमें जो वो है नगण्य, ना के बराबर, नगण्य ना के बराबर। ठीक है। जबकि हमारा बीच वाला ध्रुव क्या होगा? बीच वाला गैसों से तो क्या होता है? कम, लेकिन ठोसों से क्या होगा? अधिक। ध्रुव फैलते नहीं फैलते, लेकिन गैस जितने फैल सकते का, गैस जितने नहीं फैल सकते। लेकिन ऐसे नहीं कि ठोसों जितने नहीं फैलते, ठोसों से क्या फैलते? अधिक, लेकिन गैस से क्या फैलते? कम। इस कारण इसमें जो विसरण का गुण है वो हमारे गैसों से तो कम परंतु ठोसों से अधिक होगा। ये जो 7 गुण है, ये जो 7 गुण है, ये मैंने बताया कि ठोस, द्रव और गैस में रियल डिफरेंस क्या है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शुरुआत में आपके आकार आयतन का क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछा जा सकता है। घनत्व उच्च किसका होता है? हमें पता ठोसों का घनत्व उच्च होता है। जो आपके प्रबल अंतराणिक आकर्षण बल उच्च किसमें होता है? तो हमें पता है किसमें उच्च होता है भाई? हमारे ठोसों का होता है। ये पूछा जा सकता है। संपीड़ित और विसरण का गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? गैसों में पाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये इतना पढ़ने के बाद हमारी जो जो फिजिकल आपके जो 3 भौतिक अवस्था थी, फिजिकल स्टेट, कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों कंप्लीट हो जाती है। और चौथी अवस्था हमारी प्लाज्मा थी, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो अगली जो आपके भौतिक अवस्था है वो हमारी प्लाज्मा है। फिजिकल स्टेट कौन सी है? प्लाज्मा। लेकिन उससे पहले थोड़ा समझना, हमें एक चीज पता चल गई कि जो गैस है, जो गैस है हमारी गैस, उसमें किसका गुण पाया जा सकता है? संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। संपीड़ितता का गुण पाया नहीं पाया जाता। सबसे प्रबल संपीड़ितता किसमें पाई जाती है? गैसों में। और इसका क्या था? विषण बहुत ही ज्यादा फैलती है। इस गुण के कारण हम गैसों को आपके उच्च उच्च दाब एवं उच्च दाब और निम्न ताप पर, मतलब गैसों को ज्यादा दबाकर और उनके जो टेम्परेचर है उसको कम करके हम या तो उसको क्या कर सकते हैं? संपीड़ित कर सकते हैं, या उनको हम द्रवित अवस्था में ला सकते हैं। बात समझना, ये जो 2 चीजें मैं बता रहा हूं, इसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से सीएनजी और एलपीजी को समझ सकते हैं। उनको रट नहीं सकते, उनको समझ सकते हैं। थोड़ा समझना। अभी हमने पढ़ा कि गैसों में संपीड़ितता का गुण बहुत ही अधिक पाया जाता है, प्रबल उच्च पाया जाता है। इस कारण हम गैसों को उच्च दाब मतलब बहुत ही ज्यादा दबाकर और उनके ताप को क्या कर कम करके हम उनको क्या कर सकते हैं? संपीड़ित और द्रवित कर सकते हैं। उनको दबा सकते हैं और उनको द्रवित भी कर सकते हैं। गैस को लिक्विड फॉर्म में लाया जा सकता है, लेकिन हमें क्या करना? दाब तो क्या रखना? उच्च, और टेम्परेचर क्या करना? कम करना। बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे समझते हैं। इसी कारण थोड़ा समझना, मैं 2 चीजें बता रहा हूं, सीएनजी, एक एलपीजी। इनकी फुल फॉर्म बता रहा हूं। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जबकि एलपीजी की है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब हुआ क्या है? जो हमारी नेचुरल, हिंदी में चलो देख लेते हैं। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? संपीड़ित
संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इसका हिंदी में क्या होगा आपके द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब थोड़ा समझना हुआ क्या, जो हमारी प्राकृतिक गैस है, जो हमें प्रकृति से भूमि से प्राप्त हुई, जैसे मेथेन एथेन, उनको हमने क्या किया, उच्च दाब और निम्न ताप पर क्या कर दिया, संपीड़ित कर दिया। चीज समझ रहे हो क्या? हमारी जो नेचुरल गैसें थी जैसे मेथेन एथेन, जो हमें पृथ्वी के भूगर्भ से मिली है, उन गैसों को हमने दबाया क्या, उच्च दाब और उनके टेम्परेचर क्या क्या कम, उनके टेम्परेचर को कम करके उनको क्या कर दिया, संपीड़ित कर दिया। क्या कर दिया भाई, संपीड़ित कर दिया। और संपीड़ित क्या, तभी वो हमारा क्या बना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। तो सीएनजी कुछ भी नहीं है, जो हमारी नेचुरल गैस उनको हमने क्या कर दिया, दबा कर और उनके ताप को क्या करेगा, ज्यादा करके और उनके ताप को कम करके क्या कर दिया, संपीड़ित कर दिया, एक जगह इकट्ठा कर दिया। उसी कारण उनको हमने क्या नाम दिया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस किसका घटक है, या ऐसा पूछ लिया कि द्रवित पेट्रोलियम गैस किसका घटक है। तो थोड़ा समझ लेते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या, आगे वो मैं बात करूंगा। यहाँ पे हमने क्या क्या, जो हमारी पेट्रोलियम गैस है, जब भी पेट्रोलियम पदार्थों का हम जमीन से दहन करते हैं, उनको जमीन से बाहर निकालते हैं, तो जैसे हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये जो वेस्टलिन, ये सब तो मिलते हैं, लेकिन उसके साथ गैसें भी प्राप्त होती है। वही गैसें कौन सी है, पेट्रोलियम गैसें। पेट्रोलियम पदार्थों के साथ निकलने वाली गैसें कौन सी, पेट्रोलियम गैसें। इन पेट्रोलियम गैसों को हमने उच्च दाब और निम्न ताप पर क्या कर दिया, द्रवित कर दिया। इस कारण उसका नाम पड़ा द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। बात समझ में आ गई क्या? अब बड़ी समस्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा एलपीजी किस किस का घटक है, सीएनजी किस किस का घटक है, तो बड़ी समस्या आ जाती है। तो थोड़ा समझना, दो शब्द है सीएनजी और एलपीजी। पहले कौन आया भाई, सी, बाद में कौन आता है, एल। अंग्रेजी वर्णमाला जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें पहले कौन आता, सी, और बाद में कौन आता, एल। तो मेरे को बताओ, जो हमारे प्रथम दो हाइड्रोकार्बन है, प्रथम दो हाइड्रोकार्बन कौन कौन से, मेथेन और एथेन। मेथेन और एथेन किसके घटक होंगे, सीएनजी के घटक होंगे। बात समझ में आ गई क्या? प्रथम दो हाइड्रोकार्बन कौन कौन से, मेथेन और एथेन, क्योंकि अंग्रेजी अल्फाबेट में सी पहले आता है, जबकि जो दूसरे एल बाद में, इसके आगे वाले दो हाइड्रोकार्बन कौन कौन से भाई, प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन किसके घटक होंगे, एलपीजी। तो आपको थोड़ा सा समझना है कि एलपीजी और सीएनजी में कुछ भी नहीं है। जो हमारे प्रथम चार हाइड्रोकार्बन है, और सीएनजी में कौन से होंगे, सी पहले आता है, इस कारण पहले वाले दो हाइड्रोकार्बन कौन कौन से, आपके मेथेन और एथेन। जबकि आपके एलपीजी में उसके दो को छोड़कर तीसरे और चौथे उसके बाद वाले, क्योंकि एल बाद में आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो प्रोपेन और ब्यूटेन किसका मिश्रण होगा, एलपीजी का। और सीएनजी किसका मिश्रण होगा भाई, मेथेन और एथेन का। यहाँ पे बात समझ में आ गई। चलो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सीएनजी किस किस का मिश्रण है, चार ऑप्शन दे दिए, मेथेन प्रोपेन, मेथेन एथेन, एथेन ब्यूटेन, या आपके सभी। तो आपको उत्तर करना है मेथेन एथेन, और जो मैंने चीजें बताई उसकी सहायता से आप दिमाग में सेव कर सकते हो। बात समझ में आ गई। और एलपीजी पूछे तो प्रोपेन और ब्यूटेन। चलो अच्छा क्वेश्चन बन गया, अच्छा क्वेश्चन बन गया कि सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है, सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है। तो याद रखना, जो मेथेन है CH4, मेथेन है जो CH4 है, ये इसका मुख्य घटक है, मुख्य घटक है। बात समझ, अधिक मात्रा में कौन होती है, मेथेन। हाँ एथेन होती है, लेकिन मुख्य घटक कौन है, मेथेन। और अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन है, तो इधर का पहला लिया, इधर से क्या लेना, बाद वाला लेना, इधर से क्या लेना, बाद वाला लेना। और ब्यूटेन, इसका मुख्य घटक कौन सा है, ब्यूटेन है मुख्य घटक। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होगा, ब्यूटेन। और सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा होगा, मेथेन। कभी कभार इस ब्यूटेन की जगह आपको आइसोब्यूटेन शब्द दिखाई दे, तो ऐसा बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि जो आइसोब्यूटेन है, ब्यूटेन का ही समावयव है, ब्यूटेन का ही क्या है, समावयव है। बात समझ में आ गई। चलो ये मैंने बता दिया सीएनजी और एलपीजी में डिफरेंस क्या है, इनका
इनकी फुल फॉर्म क्या है, ये किस किस के मिशन है, उनके क्या मुख्य घटक, यहाँ तक आपके क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा प्लाज्मा और बीसी बॉक्साइट कंडेंसर। ये दोस्तों, ये जो सीएनजी और एलपीजी वाला मैटर है, या हमारा जो पदार्थ का मैटर है, इस मैटर से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे आपके राजस्थान पुलिस हो, राजस्थान पटवारी हो, या जो आपके एसएससी हो, या सीजीएल 10+2, या नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, जितने भी एग्जाम है, चाहे डिफेंस के एग्जाम हो, या चाहे आपकी सिविल सर्विसेज हो, या किसी भी एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री का बेसिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, हमने ठोस, द्रव, गैस, जो हमारी तीन भौतिक अवस्थाएं थी, फिजिकल स्टेट थी, उनके बारे में डिस्कस कर लिया। और अगला हमारा प्लाज्मा। अगला कौन सा भाई? प्लाज्मा। तो चलो प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। अगला हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में, तो थोड़ा समझते हैं प्लाज्मा के बारे में। अगली चौथी स्टेट है प्लाज्मा। चलिए, हमें थोड़ा समझना, प्लाज्मा कुछ भी नहीं है, एक आयनीकृत गैस है। एक आयनीकृत गैस है। कैसे भाई? आयनीकृत। बात समझ में आ गई क्या? प्लाज्मा क्या? एक आयनीकृत गैस है। बात समझ में आ गई? गैस का ही रूप है, लेकिन कैसी है? आयनीकृत। आयन का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आप नमक का घोल लेते हो, नमक का घोल ले लिया आपने, NaCl का जलीय विलयन ले लिया। NaCl का क्या लिया? जलीय विलयन। और NaCl के जलीय विलयन में अगर आप विद्युत धारा प्रयोग करें तो वो हमारे Na+ सोडियम धनायन और आपके Cl- क्लोरीन ऋणायन में विभक्त हो जाता है। होता कि नहीं होता? तो ये आपका धनायन और ये ऋणायन। तो आप अगर नमक के घोल में विद्युत धारा प्रयोग करते हैं तो वो आयनों में विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई ऐसी गैस हो जो आयनों में विभक्त हो चुकी हो, वो आयनीकृत हो चुकी हो, तो वो गैस हमारी क्या कहलाएगी? प्लाज्मा कहलाएगी। चलिए, बात समझ में आ गई कि प्लाज्मा कुछ भी नहीं है, आयनीकृत गैस है। अगर हमारी गैस ही आयनीकृत हो जाए तो वो प्लाज्मा का रूप धारण कर सकती है और ये हमारी चौथी अवस्था बन जाएगी। चलिए, अगर आपको एग्जाम पूछे कि प्लाज्मा की खोज किसने की, तो हमारा 1879 में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स। बात समझ में आ गई क्या? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है कि प्लाज्मा की खोज किसने की। तो किसने की? विलियम क्रुक्स ने की। और कब की? 1879 में की। बात समझ में आ गई? चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूछे कि इस अवस्था को प्लाज्मा नाम किसने दिया, नाम दिया किसने दिया भाई? नाम दिया आपके लैंगम्यूर ने। किसने दिया? लैंगम्यूर। किसने दिया? लैंगम्यूर ने दिया। बात समझ में आ रही क्या? कि इस पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा नाम दिया। पहले ये पता था कि आयनीकृत गैस होगी जो पदार्थ की चौथी अवस्था बन जाएगी, जिसकी खोज 1879 में विलियम क्रुक्स ने की। लेकिन इस चौथी अवस्था को प्लाज्मा नाम किसने दिया? लैंगम्यूर ने दिया। और कब दिया? 1928 में दिया। बात यहां तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए। प्लाज्मा के बारे में बहुत ही कम टीचर पढ़ाते हैं और बहुत ही कम बुकों में ये जानकारी आपको मिलेगी। मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा समझ लीजिए। प्लाज्मा एक प्रकार की आयनीकृत गैस है। इसकी खोज 1879 में विलियम क्रुक्स ने की, जबकि इस पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा किसने दिया? 1928 में लैंगम्यूर ने दिया। बात समझ में आ गई? ये अवस्था पाई कहां जाती है? तो सूर्य और तारों में। सूर्य और तारों में जो गैस हैं, गैस तो है आपकी कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में, उसके बाद हीलियम का स्थान आता है। लेकिन वो गैस कैसी है? आयनीकृत है। इस कारण वहां पे कौन सी अवस्था बन गई? प्लाज्मा अवस्था बन गई। बात समझ में आ गई? तो सूर्य और तारों में कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा। इसका मतलब हम कहते हैं कि प्लाज्मा हमारी प्राकृतिक अवस्था है। सूर्य और तारे प्रकृति की देन है। तो ये समझ में आ गया कि प्लाज्मा भी कोई कृत्रिम अवस्था नहीं, कैसी है? प्राकृतिक अवस्था है। तो ठोस, द्रव, गैस भी प्राकृतिक है कि नहीं? और ये भी। तो पदार्थ की चार अवस्थाएं कौन कौन सी है? प्राकृतिक। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। बात समझ में आ गई? अब जो चीज बताने जा रहा हूं वो समझ जाना मित्रों। जो आपके ट्यूबलाइट होती है या जो आपके बल्ब होता है, बल्ब में कौन सी गैसें भरी होती हैं? नियोन और आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसें भरी जाती है। आपको पता ही होगा, आपकी ट्यूबलाइट
और बल्ब। बल्ब में कौन सी गैसें भरी होती हैं? आपके आर्गन और नियॉन जैसी निष्क्रिय गैसें भरी जाती है। जब हम गैसें उसमें भरी जाती है तो वो सिंपल गैसें होती है, वो गैसीय अवस्था में ही रहती है। लेकिन अगर हम उसी बल्ब और ट्यूबलाइट में करंट, करंट मतलब विद्युत धारा, करंट, करंट मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर की गैसें, ट्यूबलाइट और बल्ब के अंदर की गैसें आयनीकृत हो जाती है। परिणाम स्वरूप वहां पर प्लाज्मा की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो बात समझ में आ गई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ट्यूबलाइट और बल्ब में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके अंदर की जो गैसें हैं आयनीकृत हो जाएगी और वहां पे प्लाज्मा अवस्था उपस्थित हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर भी प्लाज्मा अवस्था आ सकती है। अगर हम किसी ट्यूबलाइट बल्ब में विद्युत धारा प्रयुक्त करें तो उसके अंदर की गैस आयनीकृत हो जाएगी और आयनीकृत होगी तो यहाँ आयन है तो विद्युत धारा का प्रवाह इधर से इधर आराम से हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो ये प्लाज्मा आपकी पूरी हो गई। प्लाज्मा कहाँ पे पाई जाती है? सूर्य और तारा में पाई जाती है। कृत्रिम रूप से कहाँ पे पाई जाती है? तो हमें पता है कि अगर हम आपके बल्ब और ट्यूबलाइट में विद्युत धारा प्रयुक्त करें तो उसके अंदर की गैस आयनीकृत हो जाएगी, तो वहां पे कृत्रिम रूप से हो गई। और प्लाज्मा की खोज किसने की? तो आपके 1879 में किसने की भाई? आपके विलियम्स क्रूक्स ने की। और प्लाज्मा को प्लाज्मा नाम किसने दिया? तो 1928 में लैंगम्यूर ने दिया। बात समझ में आ गई? प्लाज्मा क्या है? एक आयनीकृत गैस है और ये कैसी अवस्था? प्राकृतिक है, नेचुरल है, नेचुरल स्टेट है। बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अगला पढ़ते हैं, पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था पढ़ते हैं। पांचवी अवस्था, लास्ट अवस्था हमारी बी ई सी, फुल फॉर्म होगी बोस आइंस्टाइन, आइंस्टाइन कंडेंसेट, कंडेंसेट। बात समझ में आ गई क्या? बीईसी की फुल फॉर्म पूछ ले, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका मतलब इसकी खोज दो वैज्ञानिकों ने मिलकर की। एक तो भारत के थे सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस भारत के कौन थे? सत्येंद्रनाथ बोस। और एक कौन थे? एक आपके अंग्रेज वैज्ञानिक थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। बात समझ में आ रही क्या? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बीएससी की फुल फॉर्म हम बोलेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी खोज किसने की? तो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर की। एक तो भारतीय वैज्ञानिक था सत्येंद्रनाथ बोस और दूसरा था अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसने 1905 में सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिसके तहत आपके भौतिक विज्ञान में नई क्रांति। इस कारण इसको आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। बात समझ में आ जानी चाहिए। ये हमने पहले फिजिक्स के मैटर में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कब खोजी गई? हम बोलते हैं 1924-25 में खोजी गई। इसके आसपास की खोज हुई, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको प्लाज्मा की खोज किसने की और कब की ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसकी खोज कैसे, मैं ये बता रहा हूँ। तो ये जो सत्येंद्रनाथ बोस है ना, ये भारतीय, इसने एक कण खोजा। इसने क्या क्या? एक कण खोजा। उस कण का नाम है हिग्स बोसॉन। क्या है भाई? हिग्स बोसॉन। इस हिग्स बोसॉन को ईश्वरीय कण कहा जाता है। ईश्वरीय कण, ईश्वरीय कण, गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल। बात समझ में आ रही है क्या? कि सत्येंद्रनाथ बोस ने एक कण खोजा जिसका नाम है हिग्स बोसॉन, और हिग्स बोसॉन कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। मैन इसकी ये भूमिका थी। आगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि यदि इस हिग्स बोसॉन कण को, हिग्स बोसॉन कण को परम शून्य ताप, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप आप सभी को पता कितना होता है? 0 केल्विन, या इसको सेंटीग्रेड में बोले तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। इस ताप पर इस हिग्स बोसॉन कण को हम गर्म करें तो हमें कौन सी अवस्था मिलेगी? बीईसी मिलेगी। मतलब हम इसे लैब में बना सकते हैं। हम कहते हैं बीईसी हमारी कृत्रिम अवस्था है, ये प्राकृतिक नहीं है। तो पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है? तो एग्जाम आएगा बीईसी।
आपको टिक करना है। बात समझ में आ गई क्या? इसकी खोज कैसे हुई? इसकी खोज दो वैज्ञानिक ने मिलकर की, एक तो भारत के सत्येंद्रनाथ बोस और दूसरा अल्बर्ट आइंस्टीन। सत्येंद्रनाथ बोस ने एक ऐसा कण खोजा जिसका नाम था हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल कहते हैं। अगर हम इसको परम शून्य ताप कितना था 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस ताप पर गर्म करें तो हमें कौन सी अवस्था मिलेगी? पीईसी पोस्ट कंडेंसेट। चलिए आगे समझते हैं थोड़ा। तो दोस्तों ये जो अवस्था मिलती है 0 केल्विन ताप पर मिलती है और इतना ताप प्रकृति में अभी संभव नहीं है। कम से कम अभी ताप कितना है? 4 केल्विन 4 केल्विन तक ही संभव है। इससे नीचे का जो परम शून्य ताप है, इससे नीचे का जो टेम्परेचर है अभी प्रकृति में संभव नहीं। इसका मतलब इसके बारे में सिर्फ कल्पना की गई है, इसको वास्तव में अभी खोजा नहीं गया। बात समझ में आ गई? आज हमने पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा और हमने शुरुआत में जो अच्छी चीजें पढ़ी वो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, एक प्लाज्मा के बारे में और एक बीईसी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। और उससे पहले हमने 3 जो पदार्थ की मूल अवस्था है, कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के बारे में पढ़ा। और इन तीनों के बारे में जो रियल डिफरेंस है, वास्तविक जो अंतर है, उसके बारे में जानने का प्रयास किया। अलग अलग गुण लिए, उनके बारे में डिफरेंस किया। डिफरेंस तो आपको इसी तरह इन चीजों को पढ़ना है। उससे पहले हमने पदार्थ की परिभाषा पढ़ी, बड़ी आसान है। हम शुरुआत से पढ़ते जा रहे हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ भार होता है, वो पदार्थ कहलाती है, द्रव्य कहलाती है, मैटर कहलाती है। और उससे पहले हमने केमिस्ट्री की सामान्य जानकारी पढ़ी। हमें पता चल गया कि केमिस्ट्री शब्द है वो मिस्र देश की कीमिया से आया, जिसका अर्थ काला रंग है। इसी कारण केमिस्ट्री के अध्ययन को हम केमिकेटिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलो, और क्या अगर आपको ऐसा पूछ ले कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है, या आपको मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो आपका उत्तर क्या होगा? अंतन लेवेसियर, क्योंकि इसने आपके 1889 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। यहाँ तक आज हमने चीजें पढ़ी और इसके आगे की क्लास, अगली क्लास में इसके आगे के जो मैटर होगा, जो कंटेंट होगा, वो मैं आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करूंगा। तो आपको अगर ये चीजें अच्छी लगी हैं तो आपको क्या करना है? हमारे जो वीडियो है उसको लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे और भेजना, ताकि सब बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच सके। आज के लिए धन्यवाद।